तो सबसे पहले बात आज की उस बड़ी खबर की जो लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला कमेटी से आई, क्योंकि इस बार दिल्ली छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दशहरे का इस पर्व को मनाने के लिए, इस विजय पर्व के लिए खास तौर से पहुंचे लखनऊ। एक परंपरा, एक परिपाटी टूटी तो लोगों को इसमें सियासी रंग नजर आने लगा। विजय पर्व की जगह उन्हें चुनावी पर्व जो है वो ज्यादा सुनाई देने लगा। बहरहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें कि दिल्ली, पटना, वाराणसी और यहाँ पर ये तस्वीरें आ रही हैं चंडीगढ़ की। किस जगह रावण दहन हुआ, अलग अलग जगह एक दूसरे से ऊंचा रावण बनाने की होड़ थी। इस बार सबसे ऊंचा रावण जो है वो अंबाला में बनाया गया, 210 फीट का। वहाँ की रामलीला कमेटी ने तर्क दिया कि समाज में बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसे में रावण की लंबाई भी बढ़ानी पड़ गई। हालांकि ये सिर्फ एक तर्क भर है, जबकि रामलीला कमेटियों में होड़ लगी रहती है कि एक दूसरे से बड़ा रावण बनाएंगी, क्योंकि रामलीला का जो मंचन होता है, उसका समापन जो होता है, जितना भव्य रावण दहन होता है उसी से उसका आकलन किया जाता है। तो ऐसे में देश भर में अलग अलग जगह रामलीला के रंग जो हैं वो नजर आए हैं और अब इंतजार शुरू हो जाएगा दीपावली के त्योहार का। इस बार कई जगह रावण के पुतले के साथ साथ हमेशा कोशिश होती है समाज की कि किसी एक बुराई का पुतला जलाया जाए। कभी भ्रष्टाचार का पुतला जलाया जाता है, तो कभी जो गंदगी है उसका पुतला जलाया जाता है। तो इस बार जो पुतला जलाया गया है वो पुतला जलाया गया था खासतौर से इस सोच के साथ कि वो आतंकवाद का पुतला होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवाद का पुतला जगह जगह रामलीला मैदानों में जलता हुआ नजर आया। चलिए और एक सवाल, विजय पर्व से क्या मिलेगी चुनावी जीत? दरअसल ये सवाल विरोधी उठा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली छोड़ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की 400 साल पुरानी रामलीला, ऐशबाग की रामलीला में पहुंचे तो विरोधियों को ये पचा नहीं। बहरहाल मोदी पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने पूरे परंपरागत तरीके से तिलक किया राम परिवार का, हनुमान जी का, और उनकी आरती उतारी। ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यूँ तो राजनीति और धर्म का कहा जाता है कि समावेश होना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति की तासीर ही कुछ ऐसी है कि धर्म के संग संग चलती है। तो ऐसे में यहाँ पर चुनावी मौसम में मोदी जी का पहुंचना लखनऊ के ऐशबाग में कई सवाल खड़े कर गया कि मोदी जी जो परंपरा तोड़ने के लिए और नई परिपाटी लिखने के लिए जाने जाते हैं, क्या उसके तहत वो पहुंचे थे या फिर एक तीर से मोदी जी ने कुछ और शिकार कर दिया? देखिए जरा, मोदी जी को धनुष बाण दिया गया तो जनता के सम्मुख उन्होंने ये तीर भी छोड़ दिया। विरोधी कह रहे हैं कि भाई तीर एक था लेकिन निशाने कई थे, रामलीला तो बस बहाना था। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जय श्री राम का उद्घोष जो लगाना था, वहीं गदा भी दिया गया और सुदर्शन चक्र भी दिया गया कि देखिए आप प्रधान सेवक हैं, गदा, धनुष, चक्र, जो भी माया रचें, बस देश की हिफाजत करें। तो पीएम लखनऊ पहुंचे थे एक परंपरा को तोड़ते हुए। सियासतदानों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। मोदी जी ने बहुत सधे अंदाज में ढेर सारे संदेश दिए, लेकिन सबको लगा कि सियासी तीर भी चले हैं। भाषण के अंत में जब लोगों के बीच जय श्री राम का उद्घोष लगा तो आप देखिए क्या कुछ हुआ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। जब मैं समाज के भीतर
हमारे यहाँ जो बुराइयां हैं उसको भी हमें नष्ट करना होगा और यही विजयादशमी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रावण रूपी वो बातें छोटी होगी, लेकिन वो भी एक प्रकार की रावण रूप ही है। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है। इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जय श्री राम का उद्घोष हुआ, 10 बुराइयों को खत्म करने की सलाह भी दी गई। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी दिवाली मनाने में कामयाब हो पाएगी? दशहरा तो मना लिया, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन दिनों हर मंच से सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, तो विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के स्वयं सेवक जो हैं वो एक नए अवतार में नजर आए। हाफ पैंट की बजाय आरएसएस के स्वयं सेवक फुल पैंट में नजर आए। आपको बता दें, विजयदशमी का मौका जो है वो आरएसएस के लिए बेहद खास होता है। इस मौके पर शस्त्र पूजा होती है, तो ऐसे में मोहन भागवत ने मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाना भी और उसकी तारीफ में कसीदा करना भी नहीं भूले। विजयदशमी के मौके पर यूं तो हर साल संघ का शस्त्र पूजा का रिवाज है, लेकिन आरएसएस का चेहरा इस बार कुछ बदला बदला नजर आया। 91 साल बाद इस बार संघ के कार्यकर्ता खाकी हाफ पैंट में नहीं बल्कि खाकी रंग की पतलून में दिखाई दिए। नागपुर में शस्त्र पूजा के बाद मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर करारा वार किया, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और भागवत ने कहा कि पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का है। संकल्प हमारे नेताओं का पक्का है, ये अच्छी बात है। पहले भी संसद 2 बार प्रस्ताव कर चुकी है और अभी भी बार-बार वक्तव्य आए हैं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है। संघ प्रमुख ने इस मौके पर सेना के पराक्रम की भी जमकर तारीफ की। भागवत ने कहा कि सेना की इस निडर कार्रवाई के चलते ही भारत का मान बढ़ा है। शासन के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत के सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई और उपद्रवी को संकेत मिला कि सहन करने की भी मर्यादा हो। भागवत ने मोदी सरकार की शान में भी जमकर कसीदे पढ़े। भागवत ने कहा कि कुछ ताकतें देश को बढ़ने नहीं देना चाहती। ऐसी ताकतों को ये सरकार सुहा नहीं रही है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है ये सरकार कुछ करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे देश में आज रावण दहन हो रहा है। तमाम बुराइयों के अंत की बात की जा रही है, लेकिन एक बुराई, एक दंशेक रावण जिससे हिंदुस्तान लगातार जूझ रहा है, वो है आतंक। और जम्मू कश्मीर में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पलटवार हो रहे हैं और उसी वजह से आतंक का डबल अटैक का सामना हुआ आज सेना का एक बार फिर। पंपोर की एटीआई बिल्डिंग में 3 आतंकियों ने अभी तक डेरा डाले हुआ है। मुठभेड़ लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर शोपियां में सीआरपीएफ की गश्ती दल पर ग्रेनेड हमला बोल दिया गया। दोनों हमलों में हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन ये आतंक का रावण आखिर कब जलेगा? धमाकों की आवाज से गूंजा पंपोर, आग की लपटों से दहली बिल्डिंग। पंपोर की सरकारी बिल्डिंग से उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पाक में बैठे आतंक के आका भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से किस कदर बौखलाए हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हताशा में आतंकी कश्मीर में लगातार हमले कर रहे हैं। पंपोर की इमारत में 2 दिनों से छिपे आतंकियों पर शाम ढलते ढलते सुरक्षा बलों का शिकंजा कसा, बिल्डिंग पर गोले दागे गए। सोमवार की सुबह 7 बजे शुरू हुए इस ऑपरेशन में आतंकियों की घेरेबंदी इस कदर की गई कि उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। जानकार ऐसे हमलों को पाकिस्तान और वहां बैठे आकाओं की हताशा में की गई नापाक हरकत बता रहे हैं। और वो छोटे छोटे ये
टेररिज्म के इंसिडेंट्स करने की कोशिश कर रहा है। काफी असफल रहा है। डैम स्क्विब रहे हैं, बारामूला में किया, फायर एंड स्कूट, फायर करके भाग लिया सर पे पांव रख के। हंदवाड़ा में ट्राई किया तो हमारे लड़कों ने निकल के 3 मार डाले। और उसके बाद अभी ये पामपोर में ऑपरेशन चल रहा है। मेरा तो ख्याल है कि अब वक्त आ गया है रूथलेस होने का। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के खिलाफ सभी सियासी दल एक सुर में बयान दे रहे हैं। ये वक्त आतंक पर आर पार की कार्रवाई का है। देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया हम लोगों के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसने अपने जितने एसेट्स यहाँ थे उन सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि हिट बैक करो, कोई ना कोई ऑपरेशन करो, क्योंकि वो चाहता है कि हमको हिट बैक करें। तो कुछ जिहादी पहले से टप करके आए, पहले से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराया था कुछ टेररिस्ट को, जो कि कश्मीर में जगह जगह अपना छुपे हुए थे। उन सबको इंस्ट्रक्शन आया है कि कोई ना कोई कार्रवाई करो। ये उसी के सिलसिले का एक पार्ट है। घाटी में सुरक्षा बलों और सेना की आतंकियों की हरकत पर नजर है। अब घाटी में छिपे स्लीपर सेल्स के खात्मे का बड़ा ऑपरेशन जल्द ही छेड़ने की तैयारी की जा रही है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम, न्यूज नेशन। तो पंपोर में आतंकी हमले के बाद शोपियां में भी जिस तरह से ग्रेनेड अटैक सीआरपीएफ की बटालियन पर बोला गया, वो वाकई में चौंकाने वाला है। 11 जवान जो हैं वो इसमें घायल भी हो गए हैं। शोपियां में ग्रेनेड अटैक, सीआरपीएफ जवानों पर हमला, रिहायशी इलाके में भी अटैक, 11 लोग हुए घायल। पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी खौफ में है। बौखलाहट में आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार हमले कर रहे हैं। यह अलग बात है कि दहशतगर्दों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। शोपिया जिले में सीआरपीएफ का गश्ती दल रूटीन चेकिंग पर निकला था, तभी दहशतगर्दों ने गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शोपिया के रिहायशी इलाके में हुए इस ग्रेनेड अटैक में 8 नागरिक भी घायल हुए। आतंकियों के ग्रेनेड हमले से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाहिर है एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी बौखला गए हैं। आतंकी बदला लेने की फिराक में है। इतना ही नहीं, एनएससी की रिपोर्ट के मुताबिक आशंका ये भी जताई गई थी कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 100 आतंकियों ने घुसपैठ की है, जो सेना और पुलिस बलों को निशाना बना सकते हैं। पंपोर के बाद शोपिया में हुआ आतंकी हमला इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकी छोटे छोटे गुटों में रहकर बड़ा नुकसान करने की फिराक में है। ये कायरता के काम है। जब इनसे और कुछ नहीं होता था तो ये ग्रेनेड फेंकते थे कि भाई बड़ी भारी भीड़ में से किसने फेंका, क्योंकि कोई गोली की भी आप ट्रेस नहीं कर सकते कहां से आया। हाथ से वो फेंका और ज्यादातर सिविलियन मरते थे इससे। इन ग्रेनेड थ्रोइंग के इंसिडेंट्स में सिविलियन ज्यादा बेचारे मरते थे, घायल होते थे, बच्चे अच्छों को लगती थी। तो ये कायरता पे आ गए हैं दोबारा अपनी। हिंदुस्तान की फौज भी पूरी तरह अलर्ट है। सेना हर मुकाबले से निपटने के लिए चौकस है। यही वजह है कि आतंकियों की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और हिंदुस्तान की फौज के सामने ये आतंकी बौने साबित हो रहे हैं। टीम, न्यूज नेशन। आज जिस मुश्किल वक्त में सेना के साथ जहां पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, तो ऐसे में अमिताभ बच्चन भी अपने जन्मदिन के मौके पर सेना के साथ खड़े हुए नजर आए, एक अलग संदेश देते हुए नजर आए। The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. ये महानायक का पैगाम है। ये विजयदशमी पर विजय की नसीहत है। देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चल रहे सियासी शोर के बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पूरे देश के नाम एकजुटता का पैगाम दिया। बिग बी ने कहा कि सीमा पर चल रहे नापाक हरकतों से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। ऐसे में सभी को एकता दिखाने की जरूरत है। The nation is incensed. We all know that. The people of this country are very angry by the incidents that have been happening at our borders. I think it's the time to show solidarity towards our Jawans and our armed forces who are sacrificing their life so that you and me can be safe here. That's what needs to be put into question, nothing else. मौका था अमिताभ बच्चन के 74वें जन्मदिन का। इस मौके पर बिग बी ने सेना की भी खूब तारीफ की। जब मीडिया की तरफ से बिग बी को राजनीति में आने और राष्ट्रपति बनाए जाने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अरे वो मजाक करते हैं शत्रुघ्न बाबू,
वो उनका बचपना है, वो करते रहते हैं ऐसे मजाक, ऐसा नहीं, कुछ लेकिन अगर वाकई आपको राष्ट्रपति पद नहीं, के ऐसा लिए- होगा नहीं। अमिताभ बच्चन का अपने जन्मदिन के मौके पर एकता का दिया गया पैगाम सेना के लिए जहां हौसला बढ़ाने वाला है, तो वहीं उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो महज सियासी फायदे के लिए अनाप शनाप बयान देने में मशगूल रहते हैं। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको एक दिलचस्प तरीका दिखाते हैं तस्करी का। सोने की तस्करी के कई मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्करों के जब खेल का खुलासा हुआ तो एजेंसी चौंक गई। पपीते में से 2.5 किलो से ज्यादा सोने के बिस्किट निकले। अब कैसे पपीते के अंदर वो बिस्किट लगाए गए और कैसे उस पपीते को कस्टम की नजर से बचाने की कोशिश हो रही थी, देखिए। पपीते से निकला सोना, 78 लाख के सोने के बिस्किट। ये सोने की तस्करी का नायाब तरीका है जिसका खेल ऐन वक्त पर बेनकाब हो गया। पपीते के अंदर 2.5 किलो सोने की बिस्किट रखकर तस्कर बैंकॉक से उड़ान भरने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही उन्हें दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए रोका गया तो सोने की तस्करी पर शिकंजा कस गया। जांच एजेंसियां भी तस्करी के इस खेल को देखकर चौंक गईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 9 अक्टूबर को बैंकॉक की फ्लाइट से दोनों तस्कर आए थे। दोनों रेड चैनल के बजाय ग्रीन चैनल एरिया से भागने की फिराक में थे। शक के आधार पर उन्हें रोका गया और उनके बैग की तलाशी ली गई। जांच के दौरान पपीते में सोने के बिस्किट मिले। तस्करी कर लाए गए सोने की कीमत करीब 78 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब कस्टम विभाग और दिल्ली पुलिस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है कि आखिर राजधानी में गोल्ड का मास्टरमाइंड कौन है। टीम न्यूज नेशन। तो नेशन न्यू में देश भर की तमाम अहम खबरों को हर पहलू से हमने आपको दिखाया।